आज ये हमारा ऑपरेशन रिसर्च में असाइनमेंट प्रॉब्लम का लेक्चर नंबर 4 है। इसमें भी देखिए भैया हम प्रॉब्लम ही करेंगे। जैसे जैसे हम प्रॉब्लम करते जाएंगे ऐसे ऐसे हमारे जो कॉन्सेप्ट है, जो डाउट है, वो सब क्लियर होते चले जाएंगे। तो कोशिश हमें ये करनी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम करें। किसी भी टॉपिक की हो कम से कम आप 10-12 प्रॉब्लम तो करके देखें, तभी आपके सारे डाउट क्लियर होंगे। देखिए आज का जो क्वेश्चन है कि 4 प्रोफेसर आर इच कैपेबल ऑफ टीचिंग एनी वन ऑफ 4 डिफरेंट कोर्स। यानी 4 प्रोफेसर है आपके पास और 4 ही आपके पास कोर्स है, यानी 4 आपके पास सब्जेक्ट है। ठीक है, तो एक प्रोफेसर एक कोर्स पढ़ा सकता है, एक प्रोफेसर एक कोर्स पढ़ा सकता है। तो 4 प्रोफेसर के पास चारों सब्जेक्ट एक एक करके बट जाएंगे। क्लियर है? द क्लास प्रिपरेशन टाइम इन हावर फॉर डिफरेंट टॉपिक वेरीज फ्रॉम प्रोफेसर टू प्रोफेसर एंड इज गिवन इन द टेबल बिलो। आपका जो आपके प्रोफेसर हैं वो क्या कर रहे हैं, वो जो सब्जेक्ट ले रहे हैं उनका प्रिपरेशन टाइम अलग अलग है। जैसे देखिए इस टेबल में अगर मैं बात करूं, जैसे यहाँ प्रोफेसर ए है, प्रोफेसर ए और ये सब्जेक्ट एम है। ठीक है नहीं, अगर सब्जेक्ट एम को प्रोफेसर ए पढ़ा रहे हैं तो कितने घंटे लग रहे हैं, प्रिपरेशन टाइम 2 आवर है। और उसी सब्जेक्ट को अगर बी पढ़ा रहा है, प्रोफेसर बी पढ़ा रहे हैं तो कितना समय लग रहा है, 15 आवर। और उसी सब्जेक्ट को कौन पढ़ा रहा है, सी पढ़ा रहे हैं तो कितना समय लग रहा है, 13 आवर। ठीक है नहीं, तो इस तरह से आपका क्या है, हर सब्जेक्ट का हर प्रोफेसर के हिसाब से अलग अलग प्रिपरेशन टाइम है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, देखिए क्या दिया है, ईच प्रोफेसर इज असाइन ओनली वन कोर्स सो एज टू मिनिमाइज द टोटल कोर्स प्रिपरेशन टाइम फॉर ऑल कोर्सेज, फाइंड द ऑप्टिमम सॉल्यूशन। हमें हर सब्जेक्ट को या हर प्रोफेसर को एक एक सब्जेक्ट इस तरह से देना है कि आपके चारों सब्जेक्ट कम से कम टाइम में क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। क्लियर है? तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए हम देखिए अब आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, देखिए हमें पता चल गया कि आपकी प्रॉब्लम कैसी है, आपकी प्रॉब्लम मिनिमाइजेशन की है, आपको कम से कम समय में काम करना है। एक चीज तो ये क्लियर हो गई। दूसरी बात यह है कि जितने प्रोफेसर है उतने सब्जेक्ट है, यानी जितनी रो है आपकी उतनी नंबर ऑफ कॉलम है, यानी आपकी प्रॉब्लम किसकी है, बैलेंस है। तो दो चीजें यहाँ से क्लियर हो गई कि हमारी प्रॉब्लम बैलेंस है और मिनिमाइजेशन की है। तो आपका जो स्टेप 1 होता है, स्टेप 1 में हम चेक क्या चेक करते हैं कि आपकी प्रॉब्लम बैलेंस है या नहीं। तो क्या आएगा, प्रॉब्लम इज बैलेंस। बैलेंस क्यों है, क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम किसके इक्वल है, नंबर ऑफ रो के। तो इसलिए हमारी प्रॉब्लम क्या है, बैलेंस है। अब स्टेप 2 क्या है, स्टेप 2 है आपका कि जो आपकी प्रॉब्लम है वो मिनिमाइजेशन की है या मैक्सिमाइजेशन की है। ठीक है, तो वी हैव मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम। कैसी प्रॉब्लम है, मिनिमाइजेशन की। तो जब मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम होती है तो उसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं रहती, हम सीधे स्टेप 3 पे आ जाते हैं। क्लियर है? अब चलते हैं स्टेप 3 की ओर। स्टेप 3 देखिए आपका क्या है। स्टेप 3 में क्या करते हैं, सब्ट्रैक्टिंग द स्मॉलेस्ट एलिमेंट in each row from every element of the corresponding row। यही करते हुए आए हम। ये लाइन आप याद रख लेना कि स्टेप 3 में क्या लाइन लिखनी है, स्टेप 4 में क्या लाइन लिखनी है, ये लाइन लिखनी जरूरी है। ठीक है, हमें क्या करना है, जितनी भी रो दी हैं हर रो में से मिनिमम एलिमेंट को लेना है और उस रो के हर एलिमेंट में से माइनस कर देना है। जैसे अब करेंगे, देखिए मुझे कैसे कैसे करेंगे। जैसे अगर यहाँ देखिएगा पहली रो में आपका क्या मिनिमम है, 2 है। ठीक, तो यहाँ पर आप इस तरह की टेबल बनाइएगा। ये टेबल बन गई आपकी, ये आ गए आपके प्रोफेसर और ये आ गए आपके सब्जेक्ट। हमने पी और एच लिख दिया इस तरह से करके। ये है एम एन पी और क्यू, ये है आपका ए बी सी डी। ठीक है, अब पहली रो में आपको जो मिनिमम है वो है 2, तो 2 को माइनस कर दे पूरी रो में से। तो 2 को माइनस करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 0, यहाँ बचेगा आपका 8, यहाँ बचेगा आपका 7 और यहाँ बचेगा आपका 5। अब दूसरी रो में क्या मिनिमम है, 4, तो 4 को माइनस कर दो तो कितना बचेगा, 11, 0,
10 और 4। ठीक है, अब थर्ड रो में क्या मिनिमम है आपका 11, तो 11 को माइनस कर दो तो क्या बचेगा 2 3 5 0। अब फोर्थ रो में आपका मिनिमम क्या है 4। ठीक, तो 4 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 11 9 और 5। तो ये आपकी यहाँ पर मैट्रिक्स तैयार हो गई। आपने क्या किया, आपने जो थर्ड स्टेप है उसे कंप्लीट कर लिया। अब हम पढ़ेंगे स्टेप 4 की ओर। अब स्टेप 4 क्या कहता है भाई, स्टेप 4 में क्या करते हैं, जो हमने कॉलम रो में किया है वही हम कॉलम में करेंगे, यानी सब्ट्रैक्टिंग दी स्मॉलेस्ट एलिमेंट in each column of the matrix from every element of the corresponding column। क्लियर है, जो आपकी ये मैट्रिक्स आई है इस मैट्रिक्स में से अब हम क्या करेंगे, कॉलम का मिनिमम लेके कॉलम के हर एलिमेंट से माइनस कर देंगे। तो आपकी देखिए यहाँ पर ये मैट्रिक्स आ जाएगी। पहले कॉलम में क्या मिनिमम है 0, तो 0 मिनिमम है तो क्या आएगा IGT आ जाएगा। ठीक है, नहीं ये प्रोफेसर है आपके ABCD, यहाँ आपके क्या है सब्जेक्ट है MNP और Q। क्लियर है, तो पहले कॉलम में 0 मिनिमम है तो 0 को माइनस करेंगे तो एजिटी आ जाएगा। दूसरे कॉलम में भी आपका 0 मिनिमम है तो ये भी आपका एजिटी आ जाएगा, क्योंकि 0 को सब में से माइनस करेंगे तो सेम आएगा। थर्ड कॉलम में आपका मिनिमम है 5, तो 5 को जब माइनस करेंगे तो क्या आएगा, देखिए आपको यहाँ पर 2 5 0 और 4। अब फोर्थ कॉलम में फिर 0 को क्या है मिनिमम है, तो ये भी आपका एजिटी आ जाएगा 5 4 0 5। तो इस तरह से आपकी ये मैट्रिक्स बन गई। अब हम क्या करेंगे, स्टेप 5 की ओर चलेंगे। स्टेप 5 में क्या होता है, एलोकेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ हम शुरू करेंगे स्टेप 5। स्टेप 5 क्या है, स्टार्ट दी एलोकेशन। एलोकेशन स्टार्ट करेंगे। देखिए एलोकेशन में आपका क्या आएगा, इस मैट्रिक्स को पहले तो आप एज इट इज बना लेंगे जैसे दी गई है MNPQ, और यहाँ जाएगा ABCD। तो यह आपका 0 8 2 5 11 0 5 4 और 2 3 0 0 और 0 11 4 5। क्लियर है। अब इसमें आप जब एलोकेशन करेंगे तो कैसे करते हैं एलोकेशन, आपको पता है। सबसे पहले पहली रो में देखिए कोई 0 है, हाँ सिंगल 0 है, तो मैंने उसे बॉक्स में बंद कर दिया। ठीक, अब दूसरे कॉलम की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, नहीं तो दूसरी रो में आप पहले पहली रो में देख लीजिए। पहली रो में आपने क्या हुआ, एक 0 मिला आपको, आपने उसे एलोकेट कर दिया। अब वो एलोकेशन जिस कॉलम में हुआ है उस कॉलम में अगर कोई 0 है तो उसे क्रॉस कर देंगे। अब जाके ये काम पूरा हुआ है। अब इसके बाद बढ़ेंगे हम दूसरी रो पर। ठीक है, अब दूसरी रो में चले, दूसरी रो में कोई 0 है, ये है सिंगल 0 है, तो मैं इसे भी एलोकेट कर दूंगा। ठीक है, नहीं अब जिस कॉलम में वो एलोकेट हुआ है उस कॉलम में देखूंगा कोई 0 है या नहीं, कोई 0 नहीं है, तो फिर आगे बढ़ूंगा। अब मैं थर्ड रो में आया, थर्ड रो में कितनी 0 है, थर्ड रो में एक 0 ये रही आपकी, एक 0 ये रही, तो 2 0 है। अगर 2 0 है आपकी तो आप क्या करेंगे, उसे स्किप करके नेक्स्ट रो पर आ जाएंगे। अब आप नेक्स्ट रो पर आए, अपने नेक्स्ट रो में क्या देखा कि नेक्स्ट रो में आपकी कोई भी 0 नहीं है, यानी आपने रो वाइज चारों रो में चेक कर लिया। अब रो के बाद नंबर आता है कॉलम का। देखिए पहले कॉलम में चेक करेंगे कोई 0 नहीं है, दूसरे कॉलम में चेक करेंगे कोई 0 नहीं बची, तीसरे कॉलम में चेक करेंगे तो तीसरे कॉलम में एक सिंगल 0 है, तो सिंगल 0 है तो मैं उसे एलोकेट कर दूंगा। अब जब मैं कॉलम में 0 चूज कर रहा हूं तो जिस रो में आपने एलोकेशन किया है, किस रो में एलोकेशन हुआ, इस रो में एलोकेशन हुआ, उस रो में अगर कोई और 0 होगी तो मैं उसे क्रॉस कर दूंगा। ये मैंने क्रॉस कर दिया। इसके बाद फिर मैं इस कॉलम के बाद अगले कॉलम पे बढ़ा तो अगले कॉलम में कोई 0 आपका नहीं है। तो यानी इस तरह से आपने पूरे मैट्रिक्स के अंदर सभी 0 को एलोकेट कर दिया। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कितने एलोकेशन है, 1 2 3 एलोकेशन है। ठीक, और होने कितने चाहिए थे, 4,
क्योंकि नंबर ऑफ रो या नंबर ऑफ मैट्रिक्स, सॉरी, नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 4। ठीक है नहीं, तो इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ एलोकेशन इज नॉट इक्वल टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। आपके जो नंबर ऑफ एलोकेशन है वो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के इक्वल नहीं है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम स्टेप 6 की ओर बढ़ते हैं। अब हम किसकी ओर बढ़ते हैं, स्टेप 6 की ओर। ठीक, स्टेप 6 क्या कहता है, स्टेप 6 ये कहता है कि आपकी जितनी भी, जो ये आपकी स्टेप 5 के बाद मैट्रिक्स बनी है एलोकेशन के बाद, इसमें जितनी भी जीरो हैं, चाहे वो आपकी क्या हो, चाहे वो आपकी डब्बे में बंद हो या इस तरह से क्रॉस हो, ठीक है नहीं, उन सब जीरो को मिनिमम लाइन में कवर करना है। उन सब जीरो को मिनिमम लाइन में कवर करना है। कवर कैसे करना है वो मैंने आपको इससे पहले न्यूमेरिकल में भी बताया था, एक बार और अच्छे से समझ लेंगे आप, जिससे कि आपको किसी भी तरह का कोई डाउट ना हो। क्लियर है? तो देखिए ये प्रोफेसर आ गए आपके ABCD, और यहाँ आ गए आपके सब्जेक्ट MNP और Q। इस मैट्रिक्स को एज इट इज बनाएंगे इधर 0 8 2 5 11 0 5 4 2 3 0 0 और 0 11 4 5। अब हमें क्या करना है, जितनी भी इसके अंदर जीरो हैं उन्हें मिनिमम लाइन में कवर करना है। ठीक, उसका मैंने फंडा बताया था आपको कि किस तरह से कवर करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि रो वाइज चेक करेंगे। ठीक है नहीं, ऐसी रो देखेंगे जिस रो में एक आपका ये हो एलोकेशन, ठीक है नहीं, और एक से ज्यादा या एक क्रॉस हो, यानी ये तो एक ही होगा क्योंकि किसी भी कॉलम और किसी भी रो में एलोकेशन एक ही होता है, एक से ज्यादा तो नहीं होता। तो एक तो एलोकेशन जरूर होना चाहिए उस रो में, और दूसरा जो क्रॉस जीरो है वो कम से कम एक होनी चाहिए। ठीक है नहीं, अगर किसी भी रो में या किसी भी कॉलम में एक एलोकेशन और कम से कम एक क्रॉस है तो आप उसे लाइन से कवर कर देंगे। ठीक है, कैसे देखिएगा, जैसे कि पहले रो में देख रहा हूं, पहले रो में केवल एलोकेशन है, क्रॉस नहीं है, तो मैं इसे लाइन में कवर नहीं कर सकता। ठीक, अब मैं बढ़ा दूसरी रो की ओर। दूसरी रो में आप देख रहे हैं कि दूसरी रो में केवल एक एलोकेशन है, क्रॉस नहीं है, तो मैं इसे भी लाइन में कवर नहीं कर सकता। अब मैं चला किसकी तरफ, थर्ड रो की ओर। थर्ड रो में मैंने देखा कि थर्ड रो में आपका एक एलोकेशन है और एक क्रॉस है, यानी एलोकेशन भी है और कम से कम एक क्रॉस है। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसे इस तरह से डैश डैश करके लाइन में कवर कर दूंगा। तो ये दोनों जीरो आपकी लाइन में कवर हो गई। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अगली रो की ओर बढ़ना है। अब अगली रो में देख रहे हैं कि अगली रो में क्या है, केवल एक क्रॉस है, एलोकेशन नहीं है, तो मैं इसे भी लाइन में कवर नहीं कर सकता। ठीक है, अब इतना काम करने के बाद रो वाइज तो मैंने चेक कर लिया, अब मैं कॉलम वाइज चेक करूंगा। देखिए पहले कॉलम में देखिए आपका, पहले कॉलम में आपका क्या है, पहले कॉलम में आपका एक एलोकेशन है और एक क्रॉस है, यानी दोनों चीजें हैं। तो दोनों चीजें हैं तो मैं क्या करूंगा, इस तरह से इसे लाइन में कवर कर दूंगा। ठीक है, अब दूसरे कॉलम की ओर बढ़ूंगा। दूसरे कॉलम में आपका एलोकेशन है लेकिन क्रॉस नहीं है, तो मैं इसे कवर नहीं कर सकता। अब मैं नेक्स्ट रो में आया, नेक्स्ट रो में क्या है, नेक्स्ट रो में आपका कोई भी जीरो नहीं है, और नेक्स्ट कॉलम में ने जो थर्ड कॉलम है इसमें कोई भी जीरो आपका नहीं बचा, और फोर्थ कॉलम में भी आपका कोई जीरो नहीं बचा। ठीक है नहीं, अब रो वाइज और कॉलम वाइज चेक करने के बाद आपने जो कवर करने थे वो कर दिए। अब आप ये देखेंगे कि कोई जीरो बची या नहीं बची, चाहे वो एलोकेशन वाली हो या क्रॉस वाली हो। आपने देखा कि ये वाली जीरो बच गई। ठीक है नहीं, अब क्या करेंगे इसका, क्योंकि कोई क्रॉस तो बचा नहीं, केवल एलोकेशन बचा है और इसे लाइन में कवर करना जरूर है। ठीक है नहीं, तो एक बार रो वाइज चेक करने के बाद और फिर कॉलम वाइज चेक करने के बाद अगर कोई जीरो बचती है, जैसे ये वाली जीरो बची, ठीक है नहीं, तो उसे मैं रो वाइज कवर कर दूंगा। ठीक है नहीं, क्लियर है। सबसे पहली प्रायोरिटी हमारी ये होगी कि हमारा एलोकेशन भी और क्रॉस भी हो, तब कवर करें। ठीक है नहीं, लेकिन उसके बाद भी अगर कोई जीरो ऐसी बचती है कि वो केवल एलोकेशन है या केवल क्रॉस है, तो हम उसे रो वाइज इस तरह से कवर कर देंगे, ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब इतना काम करने के बाद मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि आप दो चीजें चेक करेंगे। अब यहां पर सब जीरो कवर हो गई आपकी, सारी जीरो कवर होने के बाद
आप ये चेक करेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि सारे एलिमेंट कवर हो गए। देखिए यहाँ पर ये 8 2 5 11 4 5 बचे हुए हैं, ठीक है। तो चलो ये तो सही है कि सारे हमारे एलिमेंट कवर नहीं हुए। दूसरी बात जो मैंने आपको बताई थी जो चेक करनी है, वो ये चेक करनी है कि जैसे पहली रो है, पहली रो में आपका केवल एक ही है, पहली रो में केवल आपका एक ही जीरो है, तो ये जीरो इंटरसेक्शन नहीं हो सकता। अगर किसी भी रो में एक जीरो है तो वो कभी भी इंटरसेक्शन नहीं हो सकता। इंटरसेक्शन का मतलब वो कभी भी दो लाइन से नहीं कट सकता, ठीक है। तो ये आपका दो लाइन से नहीं कटा हुआ है। ये देखिए आप, इसमें भी एक ही जीरो है तो ये भी दो लाइन से नहीं कटा हुआ है। इसमें कितनी जीरो है? दो। तो अब देखिएगा यहाँ पर इस लाइन में दो जीरो है, इन दो लाइनों में से, दो जीरो में से एक जीरो तो आपकी इंटरसेक्शन हो सकती है, लेकिन दोनों जीरो इंटरसेक्शन नहीं हो सकती। अगर दोनों जीरो इंटरसेक्शन हो रही है तो उसका मतलब क्या है? कहीं ना कहीं गलती है। क्लियर है? तो ये चीज ध्यान रखिएगा। अब हम फोर्थ रो में आए, फोर्थ रो में केवल एक ही जीरो है तो ये भी इंटरसेक्शन नहीं हो सकती। यानी कहने का मतलब यह है कि किसी भी लाइन में और किसी भी रो में, ठीक है, सारी की सारी जीरो, चाहे वो एक हो या दो हो, वो इंटरसेक्शन नहीं हो सकती। अगर किसी भी रो में जैसे दो जीरो है तो दो में से एक तो इंटरसेक्शन हो सकती है, दो नहीं हो सकती। कहने का मतलब ये है, ठीक है नहीं। और अगर एक ही है तो एक तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि सारी का मतलब क्या है? चाहे वो एक हो, दो हो, तीन हो। क्लियर है? तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। मान लिया इसके अंदर अगर जैसे एक जीरो यह है तो एक दो तीन, मान लिया तीन जीरो होता, यहाँ भी जीरो होता, यहाँ भी जीरो होता, तो फिर क्या होता? तीन में से दो इंटरसेक्शन हो सकती है लेकिन तीनों नहीं हो सकती। ये फंडा ध्यान रखना है। क्लियर है? वैसे ऐसे बहुत कम होगा लेकिन फिर भी हम चेक कर लेंगे। इससे क्या होगा, अगर हमने कोई गलती कर दी होगी तो वो हमारी पकड़ में आ जाएगी। दोनों फंडे चेक करने हैं। पहला फंडा ये चेक करना है कि सारे के सारे एलिमेंट आपके कवर ना हो जाए, और उसके बाद ये करना है कि किसी भी रो, किसी भी कॉलम में सारी की सारी जीरो इंटरसेक्शन ना हो। क्लियर है? उसमें से अगर मान लिया तीन जीरो है, दो इंटरसेक्शन हो जाए, एक ना हो। ठीक है। अब इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। आगे देखिए हमें क्या करना है। आगे हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पर जैसे ये आपकी मैट्रिक्स बन गई। अब इस मैट्रिक्स में हम क्या करते हैं, जो अनकवर्ड है, देखिए जो ये लाइन के अंदर आ रहे हैं उन्हें कहते हैं कवर्ड एलिमेंट, उन्हें कहते हैं कवर्ड एलिमेंट। और जो लाइन के अंदर नहीं आ रहे हैं उन्हें कहते हैं अनकवर्ड एलिमेंट। जैसे 8 2 5 11 4 5 ये आपके अनकवर्ड एलिमेंट है। और इंटरसेक्शन पॉइंट कौन से कहलाएंगे आपके? इंटरसेक्शन पॉइंट वो कहलाएंगे जहाँ जो पॉइंट आपका दो लाइनों से कट हो रहा है। जैसे ये है आपका यहाँ पर, ये आपका जो 11 है, ये 11 आपका दो लाइनों से कट हो रहा है, एक इससे और एक इससे, तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया। ये आपका 2 जो है ये भी दो लाइनों से कट हो रहा है, इधर से भी इधर से भी, तो ये भी इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया। यानी यहाँ पर दो इंटरसेक्शन पॉइंट है। ठीक है, तो ये हो गया आपका कवर्ड, अनकवर्ड और इंटरसेक्शन। अब जो आपके अनकवर्ड एलिमेंट है 8 2 5 11 4 5, इनमें से मिनिमम नंबर देखो, मिनिमम नंबर क्या है? मिनिमम नंबर है आपका 2। ठीक, तो क्या करेंगे, जो आपका मिनिमम एलिमेंट है यहां लिखेंगे आप मिनिमम एलिमेंट क्या है आपका? 2 अनकवर्ड, मिनिमम अनकवर्ड एलिमेंट कितना आ गया आपका? 2 आ गया। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, जो मिनिमम अनकवर्ड एलिमेंट 2 आया है वो जो अनकवर्ड एलिमेंट है उस अनकवर्ड में से माइनस कर देंगे, उस अनकवर्ड में से माइनस कर देंगे। जैसे देखिए यह है ए बी सी और डी, यह है आपका एम एन पी और क्यू। तो अनकवर्ड है 8 2 5, तो यहां से 2 माइनस कर दो तो क्या आ जाएगा? 6 0 और 3। यहां पर है आपका 11 4 5, यहां से भी 2 माइनस कर दो तो यह आ जाएगा आपका 9 2 3। क्लियर है? चलो, अब अनकवर्ड एलिमेंट के बाद जो इंटरसेक्शन वाले पॉइंट है, इंटरसेक्शन वाला एक तो 11 है और एक 2 है, यहां इस मिनिमम नंबर को ऐड कर दो, यानी यहां आ जाएगा 13 आपको, यहां आ जाएगा 4। ठीक है भाई। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद आपके जो और एलिमेंट बचे, इसके बाद जो भी आपके एलिमेंट बचे उन्हें एज इट इज रख देंगे, यानी जो कवर्ड है और इंटरसेक्शन नहीं है। जैसे ये 0 बचा आपका, इधर से 0 5 4 बचा, इधर से 3 0 0 बचा और इधर से 0 बचा। यानी क्या करना है, जो अनकवर्ड है उसमें से मिनिमम एलिमेंट को माइनस करना है, और जो इंटरसेक्शन है उस पॉइंट पर आपको प्लस करना है। और उसके बाद क्या करना है, उसके बाद जो आपका बचा
उसे क्या करना है, एज इट इज लिख देना है। ठीक है, अब ये आ गया है यहाँ पर। अब इतना आने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से फिर आप एलोकेशन स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, यहाँ से आप क्या करेंगे, फिर से एलोकेशन करेंगे। समझे आप बात को? भाई हमने ये किया, ये करने के बाद हमने नई मैट्रिक्स बना ली इससे। अब इस नई मैट्रिक्स के बाद फिर से एलोकेशन स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर एलोकेशन करें आप। एलोकेशन करने के बाद देखिए क्या आएगा, यहीं पर कर दें एलोकेशन। पहली रो में 2 जीरो हैं तो एलोकेट नहीं कर सकते, दूसरी रो में 1 जीरो है तो उसे मैं एलोकेट कर दूंगा। ठीक है, फिर उस जिस कॉलम में एलोकेट हुआ है अगर उसमें कोई जीरो है तो उसे क्रॉस कर देंगे, कोई जीरो नहीं है आपका। फिर थर्ड रो में चले, थर्ड रो में आपकी 2 जीरो है तो ये एलोकेट नहीं हो सकती। फोर्थ रो में आपकी केवल 1 जीरो है, आप इसे एलोकेट कर देंगे। ठीक, और जिस कॉलम में आपका एलोकेशन हुआ है उस कॉलम में अगर कोई जीरो बचा हुआ है तो आप उसे कट कर देंगे। तो ये कर दिया आपने। ठीक है, तो चारों रो में आपने चेक कर लिया। अब कॉलम में चेक करो तो देखिए पहले कॉलम में कोई जीरो नहीं बची, दूसरे कॉलम में कोई जीरो नहीं बची, तीसरे कॉलम में 2 जीरो है तो इसे स्किप कर दो, इसे मैं एलोकेट नहीं कर सकता। फोर्थ कॉलम में आपकी 1 जीरो है तो मैंने उसे एलोकेट कर दी। अब जिस रो में एलोकेशन हुआ है उस रो में अगर कोई जीरो है तो मैं उसे कट कर दूंगा। ठीक, अब फोर्थ कॉलम में भी आपका जीरो कवर हो गया। अब आपने रो वाइज भी चेक कर लिया और कॉलम वाइज भी चेक कर लिया, लेकिन तब भी मैट्रिक्स के अंदर 1 जीरो बची हुई है। क्लियर है? तो मैं फिर से रो वाइज चेक करूंगा और कॉलम वाइज चेक करूंगा। तो पहले रो में कितने जीरो हैं, 1। ठीक, तो उसे मैं कवर कर दूंगा। अब जिस कॉलम में जीरो कवर हुआ है उसमें कोई भी जीरो आपकी नहीं बची। ठीक है नहीं, तो इस एलोकेशन के बाद आपकी पूरे मैट्रिक्स के अंदर कोई भी जीरो नहीं बची। ठीक, आपने देखा कितनी जीरो एलोकेट हो गई, 1 2 3 4। ठीक, एक चीज ध्यान रखना, हर हर रो और हर कॉलम में केवल एक ही एलोकेशन होगा। ऐसा नहीं होगा कि एक रो में 2 एलोकेशन हो जाए या एक कॉलम में 2 एलोकेशन हो जाए। अगर इस तरह से हो रहा है तो गलत है। क्लियर है? ये ध्यान रखना है, एक रो प्रत्येक रो में केवल एक एलोकेशन होगा, या कह सकते हैं कि प्रत्येक कॉलम में केवल एक ही एलोकेशन होगा। क्लियर है? ये ध्यान रखें। आप यहां पर देख रहे हैं, देखिए क्या है, नंबर ऑफ एलोकेशन किसके इक्वल है, नंबर ऑफ एलोकेशन कितने हैं, 4, और नंबर ऑफ रो भी 4 है, नंबर ऑफ कॉलम भी 4 है, इजिकल टू नंबर ऑफ मैट्रिक्स। क्लियर है? तो इस तरह से यानी आप क्या कर देंगे, वी फाइंड ऑप्टिमम, सो वी फाइंड ऑप्टिमम सॉल्यूशन। क्लियर है? जैसा हमने पहले क्वेश्चन किया था बिल्कुल सेम कुछ कुछ इसी तरह का है, सारे स्टेप वही यूज हुए हैं। अब यहाँ पर देखिए कौन किस टास्क को करेगा। ये आपका क्या है, प्रोफेसर, ये है आपका क्या, सब्जेक्ट, और ये है आपका टाइम। तो प्रोफेसर ए बी सी डी। ए किसे कब पढ़ा रहा है, ए पढ़ा रहा है पी सब्जेक्ट को, बी पढ़ा रहा है एन को, सी पढ़ा रहा है क्यू को, और पी पढ़ा रहा है एम को। ठीक, अब कितना कितना समय लग रहा है ये भी देख लेते हैं। कितना कितना समय लग रहा है आपका, वो आपको यहां से मिलेगा इस मैट्रिक्स से। ठीक है, यहां पर देखिएगा आप, ए किसे पढ़ा रहा है पी को, तो कितना समय लग रहा है 9। बी पढ़ा रहा है एन को तो कितना समय लग रहा है 4। सी पढ़ा रहा है क्यू को तो कितना समय लग रहा है 11। पी पढ़ा रहा है किसे, डी, सॉरी ये डी है पी नहीं है, डी पढ़ा रहा है किसे, एम को, कितना समय लग रहा है 4। ठीक, तो ये आ गया आपका टोटल, और जो टोटल समय लगेगा आपका इसे ऐड कर देंगे, ये आ जाएगा 28 आवर। यानी आपको चारों सब्जेक्ट पढ़ाने में, चारों प्रोफेसर को जो प्रिपरेशन टाइम लग रहा है वो 28 आवर लग रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आपका क्वेश्चन ये पूरा हो गया। एक बार देखिए, एक बार और देख लेते हैं क्या क्या हमने किया है जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। सबसे पहले देखिए ये न्यूमेरिकल था, सबसे पहले हमने चेक करा कि बैलेंस प्रॉब्लम है या नहीं है, फिर हमने चेक करा मिनिमाइजेशन है या नहीं है, मिनिमाइजेशन भी है बैलेंस भी है तो हम आगे बढ़े। ठीक है नहीं, फिर हमने स्टेप थर्ड किया, स्टेप थर्ड में क्या किया, रो में से जो मिनिमम नंबर है उसे प्रत्येक रो से माइनस करते रहे। ठीक है, उसके बाद हमने स्टेप 4 करा, स्टेप 4 में हमने क्या करा, जो कॉलम में मिनिमम है उसे माइनस किया। फिर स्टेप 5 में हमने क्या किया, एलोकेशन किया। लेकिन आपने देखा यहाँ पर नंबर ऑफ एलोकेशन आपके ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के इक्वल नहीं आए, तो आप कब किधर बढ़े, यानी इसका मतलब ये होता है अगर नंबर ऑफ एलोकेशन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के इक्वल ना हो तो आपने ऑप्टिमम सॉल्यूशन अभी फाइंड आउट नहीं किया। आप फिर आगे बढ़ेंगे, आपने स्टेप 6 किया। स्टेप 6 में क्या किया, जितनी भी आपकी जीरो हैं उन्हें कम से कम लाइन में कवर किया। ठीक है नहीं, कवर करने के बाद आपने क्या करा, कवर करने के बाद आपने जो किया, आप आगे बढ़े,
आगे बढ़ने के बाद जो करते हैं, जो अनकवर्ड एलिमेंट होते हैं उनमें से मिनिमम नंबर को लिया, मिनिमम नंबर को लेकर अनकवर्ड में से माइनस किया और इंटरसेक्शन में प्लस किया, और जो बचे उन्हें एज इट इज रख दिया। उसके बाद हमने चेक किया जो नई मैट्रिक्स बन के आई उसमें नंबर ऑफ एलोकेशन किसके इक्वल है, नंबर ऑफ मैट्रिक्स के, यानी हमने अपना ऑप्टिमम सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लिया। ठीक, तो इतना सब कुछ करने के बाद आपने बाद में क्या देखा, आपने बाद में देखा कि जो आपका प्रोफेसर है, प्रोफेसर पी जो है, प्रोफेसर को हमने पी कह दिया, सब्जेक्ट को हमने एस कह दिया और हमने टाइम को टी कह दिया। तो ए पी सब्जेक्ट को पढ़ा रहा है जिसे 9 घंटे लग रहे हैं, बी एन सब्जेक्ट को पढ़ा रहा है जिसमें 4 घंटे लग रहे हैं, सी क्यू को पढ़ा रहा है 11 घंटे लग रहे हैं और डी एम को पढ़ा रहा है 4 घंटे लग रहे हैं। और टोटल आपको जो समय लगा चारों सब्जेक्ट को प्रिपेयर करने में आपके 28 आवर लगे। तो इस तरह से आप किसी भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं जैसे हमने ये कराया है। स्टेप टू स्टेप चलते रहें, समझते रहें और क्वेश्चन को करते रहें। अभी असाइनमेंट में आप ये समझ लीजिए कम से कम 5-6 न्यूमेरिकल हम और कराएंगे। आपका कोई भी डाउट असाइनमेंट प्रॉब्लम में नहीं रहेगा, आप हर तरह के क्वेश्चन को असाइनमेंट प्रॉब्लम में करेंगे। आगे जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे आपकी डिफिकल्टी बढ़ती चली जाएगी। जैसे कि आपने यहाँ देखा कि हमने एक बार लाइन के अंदर कवर किया तो आपकी जो मैट्रिक्स बन के आई इसमें आपका नंबर ऑफ एलोकेशन नंबर ऑफ मैट्रिक्स के इक्वल आ गया, ठीक है नहीं। लेकिन आगे ऐसे भी क्वेश्चन करेंगे कि 2-3 बार कवर करने के बाद हम इसे बार बार रिपीट करते रहेंगे, तब जाके आपकी ये कंडीशन बनेगी, यानी क्वेश्चन लेंथी बनेगा, ठीक है नहीं। और कुछ जगह ऐसी भी कंडीशन आएगी कि आप यही समझ नहीं पाएंगे कि एलोकेशन कैसे करें, ठीक है नहीं। तो उस केस में कैसे करना है वो भी आपको हम सब समझाएंगे। इसलिए आप टाइम टू टाइम ये लेक्चर देखते रहें, पिछले लेक्चर अपना जरूर देखें, तभी आपको नेक्स्ट लेक्चर समझ में आएगा। ऐसा ना करें कि आप सीधा लेक्चर नंबर 4 देखें तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। ये एक सीरीज होती है टॉपिक वाइज जो होती है, आप लेक्चर नंबर 1 से स्टार्ट करें, पहले 1 देखें, फिर 2, फिर 3, फिर 4, तभी आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आएगा। क्लियर है? तो टॉपिक देखते रहें। किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो, कुछ समझ में ना रहा हो तो आप कमेंट में लिख के जरूर भेज दें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।